से आगे में आज शाम क्या कपड़े और मलबूसात पर मेड इन पाकिस्तान का लेबल नायाब होता जा रहा है? माहौल के बारे में आगाही पैदा करने के कुछ मुनफरिद तरीके और क्या बागात साइंस के बेहतरीन क्लासरूम हो सकते हैं? ये है वॉइस ऑफ अमेरिका की पेशकश खबरों से आगे। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से ये है प्रोग्राम खबरों से आगे और मैं हूँ सारा जमान। कुदरती वसाइल हमारी ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरत हैं, लेकिन पाकिस्तान समेत दुनिया के बहुत से मुल्कों में लोगों को पानी, तेल और कुदरती गैस जैसी सहूलतों की मुसलसल कमी का सामना है। आज के शो में हम यही देखेंगे कि इस सूरत हाल से मुख्तलिफ ममालिक में लोग कैसे मुतासर हो रहे हैं और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में बेहतर अंदाज से आगाही किस तरह फैलाई जा सकती है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे पाकिस्तान से, जहाँ तवानाई के बहरान और लोड शेडिंग की ज़्यादती से सनतों का पहिया सुस्त रवि का शिकार है। टेक्सटाइल का शोबा, जिससे मुल्क को सालाना तकरीबन 14 अरब डॉलर हासिल होते हैं, इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहा है। तो क्या कपड़े और टेक्सटाइल पर मेड इन पाकिस्तान का लेबल अब खतरे में है? इस पर हम बात करेंगे वाशिंगटन में माहिर मईशत ज़ुबैर इकबाल से, लेकिन उससे पहले एक नज़र डालेंगे अमेरिका में कपड़े की सनत पर, क्योंकि यहाँ टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एशिया और जनूबी अमेरिका में सस्ती लेबर की वजह से बड़ी हद तक वहाँ मुंतकिल हो चुका है। लेकिन अब यहाँ मेड इन अमेरिका की डिमांड में इजाफा हो रहा है। ये तब्दीली अमेरिकी टेक्सटाइल और क्लोथिंग इंडस्ट्री के लिए क्या मानी रखती है, इसकी तफसीलात ताबिंदा नईम से। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जनूब में 1.5 लाख अफराद का रोजगार बंधा है गारमेंट इंडस्ट्री से। अगर आपको अमेरिका में बने कपड़े चाहिए तो वो कैलिफोर्निया में ही बनते हैं। कैलिफोर्निया फैशन एसोसिएशन की इल्से मेटचेक के मुताबिक अमरीकी डिज़ाइनर्स अपने सारिफिन की डिमांड के मुताबिक अब कपड़े अमरीका में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इतनी बातें हो रही हैं कि चीन लेबर लॉस का ख्याल नहीं रखता, अपनी करेंसी की कदर जानबूझ के कम रखता है, इन सब बातों की उन्हें ज़्यादा तफसीलात तो मालूम नहीं, लेकिन वो बहुत होशियार हो गए हैं। अमेरिका में मेड इन यूएसए मसनूआत खरीद कर अपनी मईशत मजबूत करने का एहसास भी गहरा हो रहा है। मैं चाहूंगी कि मेरी रकम से मेरे अपने मुल्क का मजदूर फायदा उठाए। लेकिन क्या गैर मुल्की सारिफीन भी कपड़ों पर मेड इन यूएसए के लेबल तलाश कर रहे हैं? लॉस एंजलिस की एक क्लोथिंग कंपनी के सदर ब्रायन कैंग। पहले शायद लोगों के जहन में था कि एशियन मार्केट्स फेंडी और गुची जैसे महंगे डिज़ाइनर ब्रांड्स फरोख्त कर रहे हैं या फिर बहुत ही सस्ते कपड़े, लेकिन हमारी मालूमात के मुताबिक ऐसा नहीं है। एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास भी गारमेंट्स की खरीदार है। ब्रायन कैंग कहते हैं कि उन्होंने अपनी लातीनी अमेरिका और चीन में तैयार होने वाली मसनूआत को अब वापस अमेरिका में तैयार कराना शुरू कर दिया है, बावजूद इसके कि अमेरिका में इनकी कंपनी को अपनी गारमेंट मसनूआत की तैयारी पर 10 से 20% ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। लॉनी केन एक डिज़ाइनर ब्रांड कैरन केन के सदर हैं और अपनी कंपनी के ज़्यादातर गारमेंट्स चीन में तैयार करवाते थे। चीन में मायारे ज़िंदगी बेहतर होने के साथ मजदूरी महंगी होती जा रही है। लॉनी केन और इन जैसे दूसरे अमरीकियों का ख्याल है कि अब अमेरिका के अंदर तैयार होने वाली मसनूआत का मयार बेहतर और तैयारी आसान हो गई है। फ्रैंक डोरफ एक डिपार्टमेंट स्टोर के चेयरमैन हैं। मैं मेड इन अमेरिका की मसनूआत की तलाश में रहता हूँ, क्योंकि इनकी वजह से मुझे मैन्युफैक्चरर्स से खुद राब्ते में रहने का मौका मिलता है और ये इत्मीनान भी है कि अगर कुछ ख़राब होता है तो बनाने वाला यही मौजूद है। फिर भी ज़्यादातर गारमेंट्स अमेरिका में बैरून मुल्क से तैयार होकर ही आते हैं। जैसी मसनूआत यहाँ वॉलमार्ट जैसे सस्ते स्टोर्स पर मिलती हैं, वो अमेरिका में बन ही नहीं सकती। सार्फिन इनके लिए खास हद से ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहते और इस कीमत में अमेरिका में चीज़ तैयार नहीं हो सकती। गारमेंट इंडस्ट्री के अमरीकी माहिरीन का कहना है कि अगर चीन बहुत महंगा हो गया तो इन्हें अपनी मसनूआत तैयार करने के लिए बांग्लादेश और कंबोडिया का रुख करना पड़ेगा। एलिज़ाबेथ ली के साथ ताबिंदा नईम, उर्दू VOA। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ुबैर इकबाल। आप 35 ईयर्स तक IMF के साथ रहे हैं और आलमी मौशी अमूर के माहिर हैं। ज़ुबैर साहब, आपने देखा मेड इन अमेरिका की अब डिमांड यहाँ बढ़ रही है। मेड इन पाकिस्तान का लेबल क्या ख़तरे में पड़ रहा है? ख़तरे में तो बहुत पहले से था, कोई नई बात नहीं है। वो इसलिए कि पाकिस्तान की कंपेटिटिवनेस जो है दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कम होती जा रही है, इसलिए हमें मेड इन अमेरिका को इतना फ़िक्र नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा फ़िक्र करना चाहिए मेड इन बांग्लादेश, मेड इन कंबोडिया, मेड इन श्रीलंका और मेड इन इंडिया। वो मुश्किलात इस किस्म की हैं कि उनको हल करने के लिए निजी पॉलिसी को बेहतर करना ज़रूरी है।
इस वक्त हमारे यहाँ जो मुश्किलें हैं वो सिर्फ एक्सटर्नल मुश्किलें ही नहीं हैं बल्कि ख़ास तौर पे निजी मुश्किलें हैं। उनमें आपको मालूम है कि बिजली की कमी की वजह से फैक्ट्रियाँ काम नहीं कर रही, उसके साथ साथ एक जो इन्वेस्टमेंट की गई थी शुरू में आज से 10 साल पहले, उसका फोकस डोमेस्टिक मार्केट थी, उसका फोकस इंटरनेशनल मार्केट नहीं थी। जी ये बताइए, आपने इंटरनल क्राइसिस की जैसे बात की, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उसका कहना है कि एनर्जी क्राइसिस से इस वक्त सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हुकूमत कुछ कर सकती है इस हवाले से पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए? देखिए, हुकूमत ने करने की कोशिश तो की है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अब से कोई 2 हफ्ते पहले कहा था कि तमाम लोड शेडिंग बंद कर दी जाएगी, लेकिन उसके बाद ही एक दिन के बाद ही उन्होंने दोबारा कह दिया कि टेक्सटाइल मिल्स जो हैं उनको अपनी डिमांड 25% कम कर देनी चाहिए। तो ये कोई फैसला तो नहीं है, ये कोई डिमांड ही कम हो गई तो फिर दुरुस्त। वो तो असल मुश्किल ये है कि ठीक है बिजली की कमी तो ज़रूर है, और चूँकि अगर आप प्राइवेट प्लांट्स लगाएंगे तो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। असल मुश्किल ये है कि शॉर्ट टर्म में तो ये मुश्किल जो है सो है, लॉन्ग टर्म में आपने क्या करना है, क्योंकि अगर आपकी बिजली की मुश्किल हल भी हो जाए तो उसके बावजूद आपके लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस बहुत कमज़ोर हैं। ये बताइए, आपने जिक्र किया कि मेड इन अमेरिका की तो फिक्र नहीं करनी चाहिए, लेकिन मेड इन बांग्लादेश, मेड इन इंडिया, मेड इन कंबोडिया की फिक्र होनी चाहिए। दुरुस्त। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ही कुछ लोगों का कहना है कि बिकॉज ऑफ एनर्जी क्राइसिस एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पूरे नहीं हो पा रहे या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रही है, और बाज़ नॉट जस्ट एक्सटर्नल कंट्रीज़ जो अपने ऑर्डर प्लेस करते हैं बल्कि इवन बाज़ पाकिस्तानी टेक्सटाइल मिल ओनर्स अपनी इक्विपमेंट बांग्लादेश या इवन भारत ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। उनको पाकिस्तान में रखा जा सकता है? क्या इंसेंटिव दिया जाए कि ये प्रोडक्शन पाकिस्तान में आए? देखिए, अगर जो बनी बनाई पॉलिसी है उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करें तो बहुत कुछ हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टेक्सटाइल मिल्स को प्रेफरेंशियल किस्म की क्रेडिट देने की इंटेंशन थी, लेकिन अब चूँकि पाकिस्तान में गवर्नमेंट ही सारा क्रेडिट ले जाती है तो उनको क्रेडिट नहीं मिलता। उसके साथ साथ अब ये देखिए कि फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो पाकिस्तान में आई है वो पिछले 9 महीने में 65% कम हो गई। 65% कम होना बहुत बड़ी बात होती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ना तो नई टेक्नोलॉजी मिल रही है, ना आपको वर्किंग कैपिटल मिल रहा है जिसके साथ आप अपना कैपिटल इस्तेमाल करके अपनी ग्रोथ को पैदा कर सकें। तीसरी मुश्किल ये आ जाती है कि रॉ मटेरियल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ा वीक किस्म का रॉ मटेरियल है, उसमें क्वालिटी नहीं है, जिसकी वजह से हम क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ज़रूरी यही है कि जहाँ तक हो सके हम अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी को बेहतर करें, अपने स्ट्रेटजी को इम्प्रूव करें जिसमें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा अहमियत दी जाए। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच ज़ुबैर साहब। बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, बहुत से सवाल हैं आपसे पूछने को, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम यहीं पे डिस्कशन को रैप अप करेंगे। थैंक यू सो मच। और पैदावारी शोबे के बारे में बात हो रही है तो चीन इस वक्त इस शोबे में मुसलसल आगे निकल रहा है। छोटी सी सुई से लेकर बड़ी से बड़ी चीज़ तक वहाँ तैयार की जा रही है, और वहाँ के सारिफीन भी अब पैसा खर्च करने और अपना मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने में बहुत इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि गुज़िश्ता साल चीन में 1 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ फ़रोख्त हुईं, और मोहम्मद आतिफ बता रहे हैं कि यह तादाद अगले 10 साल में दोगुनी हो सकती है। 1100 नई और जदीद गाड़ियों के साथ बीजिंग ऑटो शो दुनिया के सबसे बड़े शोज में से एक है। कार न्यूज़ नामी इंटरनेट मैगजीन के एडिटर टेचो डेफेटर कहते हैं कि ये शो चीन की बढ़ती हुई मईशत की झलक दिखाता है। चीन की गाड़ियों की सनत दुनिया को अपनी सलाहियतें दिखाना चाहती है। वो दिखाना चाहते हैं कि वो गाड़ियों की सनत में क्या जिद्दत ला रहे हैं। वो अपनी नई गाड़ियां दिखाना चाहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक 2020 में चीन में सालाना 3 करोड़ से ज्यादा गाड़ियां फरोख्त होंगी। यही वजह है कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हासिल करने की खातिर गाड़ियां बनाने वाली कंपनियां चीन का रुख कर रही हैं। अमेरिकी कंपनी फोर्ड के एशिया में चीफ जॉन हेनरिच कहते हैं कि गाड़ियां बनाने के 2 नए प्लांट लगने से चीन में फोर्ड गाड़ियों की पैदावार 2 गुना हो जाएगी। कंपनी का मुनाफा बढ़ाने के लिए चीन बहुत अहम है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और फोर्ड के लिए ये मौका भी है कि वो अपने कारोबार को मजीद वसी करे और 2015 तक सालाना 80 लाख गाड़ियां फरोख्त कर सके। चीन की हुकूमत ने हाल ही में ऐलान किया है कि वो 2020 तक मुल्क की सड़कों पर 50 लाख हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक गाड़ियां लाना चाहती है, जिसके बाद चीन माहौल दोस्त गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों के लिए एक बड़ी मार्केट बन गया है। As leaders of the zero emission and EV cars in the world, दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते हमें अपनी टेक्नोलॉजी और मसनूआत यहाँ लानी है। चीन की हुकूमत चाहती थी कि उसे चीनी नाम दिया जाए, तो हमने वेनुसिया का इंतखाब किया। आप निसान की बहुत सी गाड़ियां वेनुसिया के नाम से मार्केट में देखेंगे। यूरोप की सबसे बड़ी कार कंपनी वॉक्सवैगन 40 करोड़ डॉलर की लागत से चीन में एक नया पैदावारी प्लांट लगा रही है, जबकि मर्सिडीज बेंज के CEO
ڈائٹر زیچ کہتے ہیں کہ ان کی کمپنی چین کے خریداروں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے اپنے لائن اپ میں اضافہ کر رہی ہے۔ سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ مرسیڈیز بینز سے زیادہ مضبوط کوئی برانڈ نہیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی مصنوعات میں اضافہ کر رہے ہیں، ہم 10 نئی گاڑیاں متعارف کروا رہے ہیں اور موجودہ ماڈلز کو بدل رہے ہیں۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں کم سیلز کے باوجود ماہرین کا کہنا ہے کہ چین میں لوگوں کی آمدنی بڑھنے کے باعث بڑی اور لگژری گاڑیوں کی فروخت دگنی ہوئی ہے۔ میلار سیگا کے ساتھ محمد عاطف، اردو VOA۔ اچھی گاڑی، بہترین کپڑے، ہماری یہ خواہشات صرف ہماری جیب ہی نہیں، اس زمین پر بھی کافی بھاری پڑ رہی ہیں۔ اس بوجھ کو ذرا کم کرنے کے کچھ منفرد طریقوں پر بات کریں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں خبروں سے آگے۔ آج کے شو میں ہم بات کر رہے ہیں قدرتی وسائل اور ہمارے ماحول کے بارے میں۔ دونوں کا ہی تحفظ ہمارے فائدے کی بات ہے، اور آمنہ خان بتا رہی ہیں کہ اس کے لیے حکومت کی جانب سے کسی بڑی پالیسی کا انتظار کرنا ضروری نہیں، بچے اور بڑے بھی مل کر تھوڑی سی پلاننگ کے ساتھ کافی کچھ کر سکتے ہیں۔ دیکھنے میں تو یہ ایک عام اسکول معلوم ہوتا ہے، لیکن امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں واقع بیری ایلیمنٹری اسکول میں ماحولیاتی سائنس کی تعلیم کے نئے طریقے آزمائے جا رہے ہیں۔ یہاں پانی یا بجلی بچانا کوئی مشکل کام نہیں۔ توقع ہے کہ اسی سائز کے دوسرے اسکولوں کی نسبت اس اسکول میں بجلی کا استعمال 25%، جبکہ پانی کا استعمال 35% تک کم ہوگا۔ بچوں کو مختلف ذمہ داریاں سونپی جاتی ہیں۔ یہ بچوں کو پانی اور بجلی کی بچت کے بارے میں سکھا رہے ہیں۔ یہاں موسیقی کی کلاسز میں استعمال ہونے والے ساز تک ہاتھ سے بنائے جاتے ہیں۔ یہاں کچھ ایسے والدین بھی ہیں جو پہلے ریسائیکل نہیں کرتے تھے لیکن اب کرنے لگے ہیں۔ ریسائکلنگ یا استعمال شدہ سامان کو دوبارہ استعمال کے قابل بنانے کے پروگراموں میں حصہ لینے کے لیے امریکہ بھر میں لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور کہیں کہیں ریسائکلنگ سے متعلق قوانین پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کو بھی نئے انداز میں استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے کہ امریکی ریاست نارتھ کیرولائنا کے شہر ایشویل میں، جہاں رہائشیوں کو حکومت کی طرف سے ملنے والے رتی جمع کرنے کے ڈبوں میں ایک خاص قسم کا کمپیوٹر چپ لگا ہے۔ اگر میرے گھر میں رکھے کوڑے کے ڈبے کو سکین کیا جائے تو میرے گھر کا پتہ ملے گا۔ لیکن امریکہ کے کئی دوسرے شہروں میں یہ چپ دوسری قسم کی معلومات جمع کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے، مثلاً لوگ کتنی باقاعدگی سے رتی اور کوڑا ریسائیکل کرتے ہیں، جو اگر توقع سے کم ہو تو لوگوں کو فائن بھی دینا پڑ سکتا ہے۔ ایشویل میں اس کا ایک مختلف استعمال تجویز کیا گیا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کی مدد سے ریسائیکل کرنے والوں کے لیے ایک انعامی پروگرام شروع کرایا جائے۔ بعض لوگوں کے لیے پھر بھی یہ ٹیکنالوجی باعث تشویش ہے۔ اگر پاکستان میں بھی اس قسم کی ٹیکنالوجی استعمال کی جانے لگے تو آپ کیسا محسوس کریں گے؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ٹیکنالوجی پاکستان میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ ہمیں بتائیے ہمارے فیس بک پیج یا ٹویٹر کے ذریعے۔ آمنہ خان، اردو VOA، واشنگٹن۔ ایز آمنہ سیڈ، ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار ہوگا، اینڈ آئی ہوپ کہ وہ رپورٹ دیکھ کر آپ کو بھی کچھ آئیڈیاز ملے۔ بڑھتی ہوئی آبادی اور وسائل کا درست استعمال نہ ہونے کے باعث پانی کی قلت بھی اب پاکستان سمیت کئی ملکوں میں بڑا مسئلہ بن رہی ہے۔ یہی حال کئی افریقی ممالک کا بھی ہے جنہیں پانی کی کمی اور خشک سالی کا سامنا ہے، لیکن ایک نئی سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ براعظم افریقہ میں زیر زمین پانی بہت بڑی مقدار میں موجود ہے۔ ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ یہ دریافت افریقہ کے عام لوگوں کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ سائنسدانوں کے ایک اندازے کے مطابق افریقہ میں تقریباً 30 کروڑ افراد پینے کے صاف پانی سے محروم ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے بارش کے بارے میں پیشن گوئی کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے، جس سے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یونیورسٹی کالج لندن کے ماہر رچرڈ ٹیلر کہتے ہیں کہ براعظم افریقہ میں زیر زمین پانی کی موجودگی کے بارے میں رپورٹ معنی خیز ہے۔ اس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ افریقہ میں زیر زمین پانی کے کافی وسائل موجود ہیں جس سے زمینیں نم کی جا سکتی ہیں اور خوراک کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس ریسرچ سے اندازہ ہوتا ہے کہ براعظم کے نیچے ہزاروں کیوبک کلومیٹر پانی موجود ہے، جو زمین کی سطح پر موجود پانی کی مقدار سے 100 گنا زیادہ ہے۔ برٹش جیولوجیکل سروے اور یونیورسٹی کالج لندن کے تیار کردہ نقشوں کے مطابق جن علاقوں میں پانی کے ذخائر موجود ہیں وہ لیبیا، الجیریا، مصر اور سوڈان میں ہیں۔ رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ جن ممالک میں سب سے زیادہ پانی کی قلت ہے ان کے ہزاروں فٹ نیچے زیر زمین کافی مقدار میں پانی موجود ہے۔
मौजूदा वक्त में अफ्रीका में सिर्फ 5% ज़रई अराजी ज़ेर काश्त है। साइंसदानों का ख्याल है कि आबादी में इजाफे के साथ पानी की ज़रूरत भी बढ़ेगी। ये डर तो है कि कहीं पानी की बहुत ज़्यादा मिकदार ना निकाल ली जाए, मगर रिचर्ड कहते हैं कि अफ्रीका की ज़राअत में तब्दीली से बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती हैं। ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर के ज़्यादा इस्तेमाल का एक मुस्बत पहलू भी है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को इनफरादी तौर पर नुकसान होगा। तो अगर पानी के एक ज़ख़ीरे से पानी की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार निकाली जा रही है तो ज़मीन की साख्त ऐसी है कि इसका असर दूर तक नहीं होगा, बल्कि वो हकीकत में अपने आप को ही नुकसान पहुँचा रहे हैं। इमदादी तंजीमें मुतनब्बे कर रही हैं कि माली और नीजर के कुछ इलाकों में खुराक की किल्लत का मामला गंभीर होने वाला है, तो ऐसे में ज़मीन के नीचे से पानी निकालने से मामला संभल सकता है। माहिरीन कहते हैं कि ज़्यादा पानी निकालने का नुकसान नहीं होगा। कुछ इलाकों में ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर के बारे में एदाद शुमार का मतलब ये है कि अफ्रीका में खुश्क साली से निमटने और खुराक की पैदावार पर काबू पाने के लिए जो मंसूबे तैयार किए जा रहे हैं, इनमें ज़ेरे ज़मीन पानी के वसाइल से फ़ायदा उठाने को भी जहन में रखा जाए। रिपोर्ट तैयार करने वालों का कहना है कि ये कोई यकीनी हल नहीं, मगर ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर बारिश से कहीं ज़्यादा मुअस्सर ज़रिया साबित हो सकते हैं। हेनरी रिजवेल के साथ नदीम याकूब, उर्दू VOA। और अगर आपको साइंस की किताबों में बहुत दिलचस्पी नहीं तो ब्रेक के बाद आपको ले जाएंगे एक ऐसे क्लासरूम में जहां कुदरत खुद आपको बहुत कुछ सिखाती है। स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। खबरों से आगे में अब देखिए पाकिस्तान के अहम मामलात पर आपकी अपनी राय। हम रख रहे हैं आपके सामने पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस, जिनके हल के लिए आप अपनी तजावीज़ हमें भेज सकते हैं फेसबुक पर तहरीरी और वीडियो पैगामात के जरिए। अपनी सोच को अल्फाज दीजिए और हमें बताइए कि अगर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल हल करने का मौका आपको मिलता तो आप क्या करते। वेलकम बैक। अगर माहौलियाती मसाइल और साइंस की बातें सुनकर आपको लगता है कि ये आपका मसला नहीं है तो हमारे प्रोग्राम के बाद ज़रा बाहर जाइए, खुली हवा में सांस लीजिए, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि नेचर आपकी ज़िंदगी का कितना बड़ा हिस्सा है। और ये मशवरा सिर्फ मेरा ही नहीं है, अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर लॉस एंजलिस के नेचुरल हिस्ट्री म्यूज़ियम की इंतज़ामिया ने भी अजायब घर के पार्किंग लॉट को एक ऐसे बाग की शक्ल दे दी है जहाँ लोग पौधों, परिंदों और तितलियों के दरमियान अपना वक्त गुजार सकते हैं। कुदरत के इस क्लासरूम में आइए चलते हैं साकिबुल इस्लाम के साथ। इस म्यूजियम में आने वाले कुछ बच्चों के लिए बागबानी का ये पहला तजुर्बा है। और इन बच्चों की टीचर एवा एंग का कहना है कि बच्चों को इसके जरिए उनकी साइंस क्लास में मदद भी मिल रही है। उन्हें खुद से ये सब करके अच्छा लग रहा है, अपने हाथों बीज बोना और उन्हें पानी देना, फिर उन्हें बढ़ते हुए देखना। म्यूजियम में मौजूद साइंसदान भी बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताने के लिए मौजूद रहते हैं। इस जगह, जिसे नेचुरल लेबोरेटरी का नाम दिया गया है, पहले म्यूजियम की पार्किंग लॉट थी। म्यूजियम की एहलकार कैरन वेस कहती हैं कि इस म्यूजियम में मुख्तलिफ जानदारों पर माहौल की तब्दीली के असरात पर तहकीक भी हो रही है, ताकि यहाँ आने वाले भी इन तजुर्बात का हिस्सा बन सके। म्यूजियम से ताल्लुक रखने वाले एक साइंसदान ग्रेग पॉली कछुओं की इस नस्ल पर तहकीक कर रहे हैं। 150 साल पहले यहाँ बहने वाली नदियाँ मौसमी नदियाँ थीं, जिनमें कछुओं की ये नस्ल परवान चढ़ रही थी, लेकिन अब लोगों ने इसे बदल कर पानी की मुस्तकिल गुजरगाह बना दिया है। ग्रेग का कहना है कि इसी तब्दीली के बायस कछुओं की ये नस्ल मादूम हो रही है। अगले साल इस म्यूजियम की 100 साला तकरीबात मुनक्किद होंगी और म्यूजियम में इसी हवाले से तब्दीलियाँ जारी हैं, ताकि न सिर्फ जानवरों और पौधों की मुख्तलिफ नस्लों को कुदरती माहौल फराहम किया जाए, बल्कि यहाँ आने वाले सयाहों के लिए भी एक पुरफजा और कुदरती माहौल को मुमकिन बनाया जाए। माइको सालवान के साथ साकिबुल इस्लाम, उर्दू VOA। दुनिया भर में कुदरती माहौल की हिफाजत के लिए अनथक मेहनत करने वाले कुछ लोगों को हर साल अमेरिका में गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज़ दिया जाता है। इस साल ये इनाम जीतने वालों में शामिल हैं कैरोलाइन कैनन, जो बर्फ़ में ढकी अमरीकी रियासत अलास्का में आबाद इनुपियक या एस्किमोज़ की कबायली लीडर हैं और आर्कटिक या कुतुब शुमाली के समंदर में तेल की खुदाई के खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं। मज़ीद तफसीलात अब्दुल अजीज़ खान से।
کیرلائن کینن الاسکا سے تعلق رکھنے والی ایسکیمو ہیں۔ ان کا تعلق پوائنٹ ہوپ نامی انوپیک ایسکیمو آبادی سے ہے جو طویل عرصے سے ویل مچھلی کا شکار کرتے آئے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے علاقے کی زندگی کا دار و مدار ہی ویل مچھلی کے شکار پر ہے۔ ہمارا ایک قبرستان ہے جو 100 سال پرانا ہے۔ یہ ویل مچھلی کی ہڈیوں سے بنا ہوا ہے۔ مجھے اپنا برفانی تہہ خانہ بھی پسند ہے۔ اس میں ہم اپنا پورے سال کا کھانا رکھتے ہیں۔ یہ بھی ویل مچھلیوں کی ہڈیوں سے بنایا گیا ہے۔ جب سے امریکہ اور دوسرے دیگر ممالک میں تیل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں، آرکٹک کے سمندر میں تیل اور گیس کی تلاش کے لیے کھدائی کی بات بھی کی گئی ہے۔ کینن کہتی ہیں کہ وہ تیل کی تلاش کے تو خلاف نہیں، مگر اگر تیل سمندر میں پھیلا تو یہ کمپنیاں اسے روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ یہ سمندر سال میں 6 ماہ جمع ہوا رہتا ہے۔ آج تک ایسی ٹیکنالوجی نہیں بنی کہ آرکٹک سے تیل صاف کر سکے۔ اس قسم کے ماحول میں کبھی بھی تیل کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر تیل کی کمپنیاں یہ ثابت کر دیں کہ وہ لیک ہونے والے تیل کو کیسے کنٹرول کریں گی تو وہ تیل کی کھدائی کی مخالفت بھی چھوڑ دیں گی۔ وہ آرکٹک میں تیل کی کھدائی کے خلاف درج ہونے والے مقدموں میں بھی شامل ہیں اور اپنا احتجاج لے کر واشنگٹن تک آئی ہیں۔ آرکٹک ایک حسین مقام ہے کیونکہ اسے تباہ نہیں کیا گیا۔ الاسکا کو ابھی بھی لاسٹ فرنٹیئر کہا جاتا ہے اور میرے لیے یہ فخر کی بات ہے۔ پوائنٹ ہوپ کے کچھ شہری تو تیل کی کمپنیوں کی آمد سے خوش ہیں کیونکہ ان سے ان کے لیے روزگار کے مواقع کھلیں گے۔ شیل آئل کمپنی کے آئل ریسپانس پلان کی منظوری دی جا چکی ہے اور علاقے میں تیل کی کھدائی جلد شروع ہو سکتی ہے۔ کینن اس پر بہت فکر مند ہیں۔ مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی مگر میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی۔ اسی کا مجھے اطمینان ہے۔ سوچتی ہوں تو ڈر لگتا ہے۔ کینن کو گولڈمن پرائز جیتنے پر $1,50,000 انعام بھی ملا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ یہ رقم گاؤں کے لوگوں کو دیں گی تاکہ ان کا گاؤں اپنا طرز زندگی محفوظ کر سکے۔ ڈیبرا بلاک کے ساتھ عبدالعزیز خان، اردو ویو۔ آواز دوست انعامی مقابلہ میری کہانی۔ بہت ڈر لگتا ہے، پھر بچے لوگ کو مارتے ہیں، ایسا کرنٹ لگاتے ہیں۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو اور ویب پر سنوائیں گے۔ ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، PO باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔ مزید تفصیلات کے لیے urduvoa.com۔ یہ تھا ہمارا آج کا شو۔ اگلے ہفتے پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس پر ہماری سیریز فیوچر لیڈرز میں تمنا نعیم آپ کی ملاقات کروائیں گی اسلام آباد کی طالبہ عبیر فاطمہ سے۔ لیٹس ٹیک اے لک۔ یہ سلیکشن والا پروگرام کوئی اتنا ایزی بھی نہیں تھا۔ لائک یو نو، اگر بس انگلش آنی چاہیے اس کے لیے، اور آپ کے گریڈز اچھے ہونے چاہیے، اور آپ کے پاس ایک ویژن ہونی چاہیے کہ آپ اپنی کنٹری میں چینج کیا لانا چاہتے ہیں۔ آپ کو اپنی کنٹری کے ساتھ لائل ہوں گے تبھی امریکہ میں آ کے آپ پھر بھی اچھے راستے پر رہیں گے۔ ہمارے پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا جو آپ ہمیں دے سکتے ہیں فیس بک کے ذریعے۔ ہمارا یوزر نیم ہے VOA اردو، اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔